नमस्कार। सर्वप्रथम सौरभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अनुभूति हैप्पीनेस प्रकोष्ठ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आयोजित इस संवाद कार्यक्रम, इस व्याख्यान कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शिक्षक विद्यार्थी प्रभावी संचार इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर मिला है। इसकी आयोजन के लिए सौरभ जी लगायत संपूर्ण आयोजकों को मेरा बहुत धन्यवाद। वैसे नेपाल और भारत इसमें बहुत सारी समानताएं हैं, मेरा मानना है, और ये तथ्य भी है कि हम दोनों वैदिक सभ्यता, अति प्राचीनतम जो वैदिक सभ्यता है उसके अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हैं। तो कई सारी समानताएं हमारे बीच में हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल से सटा हुआ राज्य है, वहाँ हम भी कई कारणों से वहाँ जाते हैं और उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ आते हैं। अगर हम देखें प्राकृतिक रूप से भी तो जितनी भी हिमवत खंड की नदियाँ हैं यहाँ से होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में हो या बिहार में हो या पश्चिम बंगाल में हो, उस तरह से होते हुए सागर में वो विलीन हो जाते हैं। और जब मानसून होता है तो वो बंगाल की खाड़ी से वहाँ से मानसून आता है। तो हम प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, सांस्कृतिक तौर से भी हम जुड़े हैं। तो हमारी भाषाओं में भी बहुत सारी समानताएं हैं। इस हिसाब से जब कभी भारत में कोई भी सत्संग होता है, व्याख्यान होता है, संगोष्ठी होता है और उसका निमंत्रण हमें मिलता है तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हम वहाँ पहुँचें या प्रविधि की माध्यम से ही क्यों ना हो संबोधित करें। एक तरह का ये जो अपनापन, ये जो सहृदय भाव है, उसी कड़ी में आज मैं उत्तर प्रदेश के ये बेसिक एजुकेशन विभाग अंतर्गत शिक्षकों को और बहुत सारे विज्ञजनों को संबोधन कर रहा हूँ। तो जब भी हम देखें, हम अनुभूति की बात करें, हैप्पीनेस की बात करें, तो इसका जो आधार होता है उसमें कहीं ना कहीं जो संवाद है, जो संचार है, उसकी आधार होता है। तो जो भी मानव हैं, हम सामाजिक प्राणी होने की वजह से हमारी जो सुख है, जो खुशियां हैं और जो कष्ट और दुख है वो सिर्फ हमारे अपने कारण से ही नहीं होते, वैसे वो हमारे अंदर होते हैं। जैसे अभी सौरभ जी ने उल्लेख किया था कि मेरा एक बहुत सालों तक रिसर्च किया हुआ विषय भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है और उसी से भरतनाट्यम भी उसी से निकला है। जब हम नाट्य शास्त्र कहते हैं तो वो बहुत बड़ा बृहत्तर और विशद एक शास्त्र होता है, उसके अंदर कई सारी चीजें वहाँ हैं। तो नाट्य शास्त्र में आज के हिसाब से देखा जाए तो जो साइंस की इतनी विकास ये हो चुका है, मेडिकल साइंस की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी की, तो अब भी अगर हम तुलना करें तो नाट्य शास्त्र में ये मानव की शरीर, इसकी अंग उपांग और इसकी मानस और मनस्थिति की जितनी गहन, जितनी विस्तृत परिचर्चा वहाँ है वो अद्भुत है। तो उसी नाट्य शास्त्र में आप लोगों में से कई लोगों को पहले से पता होगा, वहाँ भाव और रस, इसकी बहुत विशद व्याख्या वहाँ किया है। तो रस सिद्धांत जो काव्य शास्त्र में आता है और सौंदर्य शास्त्र में जो आता है, उसका मूल वहाँ जो नाट्य शास्त्र में, भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में जो रस सिद्धांत है वहीं से वो निकला है। तो जो भरत मुनि है मूलतः वो 8 भाव और 8 रस उसकी व्याख्या करते हैं और बाद में जब अभिनव गुप्त नाट्य शास्त्र के ऊपर टीका लिखते हैं, उसका सविस्तार व्याख्या करते हैं, तो नवा भाव और नवा रस भी उसमें जुड़ जाता है। तो हम अभी नवरस
की बात करते हैं, लेकिन नवरस को जानने के लिए पहले जो 9 भाव हैं उनको जानना चाहिए, और जो हम अनुभूति कहते हैं और जो जिसके हिसाब से उसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है। फिलहाल हमारी जो इम्फेसिस है वो सुख में, हैप्पीनेस में, उसमें है। और हैप्पीनेस को खुशी कह के अनुवाद किया जाए या सुख कह के अनुवाद किया जाए, इसमें कई सारे मत हैं, लेकिन सार में हम उसको जो सुखानुभूति हमारे यहाँ उसकी परिचर्चा किया गया है। उपनिषद की दृष्टि में कहा जाए तो सच्चित आनंद की जो बात हम करते हैं उसकी मूल में, वो खुशी की मूल में भी वही है। और बात तो हम संचार की कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए एक शिक्षक के रूप में हमारे अपने बच्चों से, जो छात्र छात्राएं होते हैं, उनसे कैसे प्रभावकारी संचार किया जाए, पहले तो हमारी जो बातें हैं उनको कैसे समझाया जाए, उनकी बातें जो हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, वो हम कैसे अच्छी तरह से समझें, हमारे बीच में कैसे प्रभावकारी संचार स्थापित हो, और फिर उसके बाद में उनकी जीवन में, क्योंकि वो तो सीखने की एक उम्र में है और सारा उनका जो जीवन है इसी के आधार पर उन्हें आगे चलना है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले ब्रह्मचर्य आश्रम को सबसे आधारभूत आश्रम कहा जाता था, और उसकी आधार में गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम उसकी नींव पड़ती थी। तो एक तरह से कहा जाए तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम प्राचीन काल में कहते थे, उसकी प्रारंभ बिंदु है, जिसको हम अभी बेसिक एजुकेशन कहेंगे। तो उसमें जो बाल बालिकाएं हमारे साथ में होते हैं, एक शिक्षक और शिक्षिका के रूप में उनसे कैसे प्रभावकारी संवाद किया जाए, इसकी बुनियाद पर टिका है कि हम उनको अच्छी तरह से शिक्षित प्रशिक्षित कर पाएंगे या नहीं। देखने में तो क्या है, हम घर में यहाँ वहाँ जहाँ कहीं हम बात तो करते ही हैं, संचार तो करते ही हैं, संवाद तो करते ही हैं, तो क्लास में भी किया तो उसमें क्या है, इस तरह से भी हम सोच सकते हैं। कई लोग वैसे सोचते हैं, लेकिन अगर हम गंभीरता पूर्वक विचार करें, संवेदनशील होकर विचार करें, जो क्लासरूम में हम हमारे विद्यार्थियों से जो संवाद करते हैं वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसकी बुनियाद पर एक तरह से कहा जाए तो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए जो प्रभाव होता है शिक्षा का, उसका आधार वहीं पे होता है। तो क्लासरूम तो अब कई तरह के हो चुके हैं, जैसे इस कोविड-19 ये पैंडेमिक की तरह कारण से, इस वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना पड़ा, तो हमें संचार की और संवाद की नया जो आयाम है उसको भी अनुभूति करने की ये अवसर मिल गया। तो कई सारे जिन लोगों के पास ये तकनीकी सुविधाएं नहीं था, वो तो वंचित भी हो गए, लेकिन जिनके पास ये अवसर था, ये एक्सेस था, तो हमने किस तरह से कि हमारे बच्चों के जो भविष्य है, जो समय है, वो जाया न हो जाए, उसके लिए बहुत सारा प्रयत्न सरकार ने भी किया, प्रयत्न किया, शिक्षकों ने किया, शैक्षणिक संस्थानों ने किया, हम सब लोगों ने ये किया। और अगर आप लोगों ने ये स्वयं में तुलना किया होगा तो आप स्वयं महसूस कर पाएंगे कि वो जो संवाद आप करते थे क्लासरूम में, प्रत्यक्षतः उनके सामने रहकर, वो आपके सामने रहकर, उसमें और प्रविधि की मार्फत जुड़कर जो संचार आपने किया, उसमें बहुत अंतर था। बुनियादी तौर पर आपको वही बातें, वही पाठ्यक्रम, वही पाठ्य पुस्तक, वही अवधारणाएं आपको बताना था, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन आया उसके हिसाब से वहां अंतर पड़ा। तो अगर हम जाएंगे फिर भरत मुनि में, तो वहां वो कहेंगे कि चाहे आप जहां कहीं से हो, जिस जाति से हो, जिस भाषा बोलने वाले हो, जिस धर्म को मानने वाले हो, जिस पृष्ठभूमि से आप आए, हर कोई जो भी मानव है, उनके अंदर में रहने वाले जो भाव हैं
वो समान है, उनमें समानताएं हैं और उनको वो नाम रखेंगे रति, शोक, हास, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और नवा जो हुआ वो सम। और इनसे जुड़े हुए रस कौन से हैं? तो रति जो भाव है उस भाव का आस्वादन अथवा जो संसार में जो प्रापक होता है, जो रिसीवर, जो सुनने वाला, देखने वाला, चखने वाला जो होता है, उसको किस तरह ये अनुभूत होगा, तो वो उसका नाम दिया गया है श्रृंगार। तो शोक भाव है, तो शोक से जुड़ा हुआ जो रस है उसको कहेंगे करुण। हास ये भाव हुआ, इससे जुड़ा हुआ जो रस है वो हास्य कहा जाता है। तो क्रोध ये भाव हुआ और उसका जो रस है वो रौद्र हुआ। और जो उत्साह भाव है वो उत्साह भाव रस के रूप में वो वीर रस कहा जाता है। तो भय जो भाव है वो रस के रूप में अनुभूत होते हुए उसको कहेंगे भयानक। और जुगुप्सा जो होता है वो विवत्स के रूप में आस्वादन होता है। और विस्मय भाव के लिए वहां अद्भुत नामक रस होता है और सम भाव के लिए वहां शांत रस होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम सभी के अंदर ये सारी भावनाएं होते हैं। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ना कह पाए, हाँ, अगर आप उनसे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर क्या क्या भाव है, तो वो इस तरह से नहीं कह पाएंगे कि मेरे अंदर रति भाव है, शोक भाव है, हास भाव है, क्रोध भाव है, इस तरह से तो वो नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप उनको देखेंगे तो वो कभी खुशी होते हैं, कभी गम में पड़ते हैं, कभी क्रुद्ध हो जाते हैं, कभी अपने जो मित्र हैं, जो सहपाठी हैं, उनकी ईर्ष्या भी वो करेंगे। कभी आपसे बहुत अच्छी तरह से वो बात करेंगे, कभी वो आपसे रूठ कर वो बात नहीं करेंगे, कभी आपसे वो भयभीत हो जाएंगे। तो कई तरह के शिक्षक होते हैं। आप और हम में कई तरह के शिक्षक ऐसे होते हैं जिनसे बातें करने में, पास में आने के लिए जो विद्यार्थी हैं वो बहुत लालायित होते हैं। और कई सारे ऐसे होते हैं उनको देखते ही जो छात्र छात्राएं हैं वो दूर होना चाहते हैं और कई वो बहानेबाजी करके भी आपसे दूर रहना वो पसंद करते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी यहाँ, चाहे हम उपनिषद में देखें, चाहे हम नाट्य शास्त्र में देखें, काव्य शास्त्र में देखें, और संसार की जितनी भी सांदर्भिक ज्ञान जिन शास्त्रों में है उनको देखेंगे, तो हमारे संत लोगों ने, ऋषि लोगों ने, आचार्य लोगों ने ये कहा है कि हम सभी के अंदर एक ही चैतन्य शक्ति है और हम सृष्टि में दिखने में अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हम सब एक ही चित्त शक्ति की हम सृष्टि हैं। तो उसी तरह से हमारे अंदर जो भाव है आधारभूत रूप में सभी लोगों में वही भाव होता है। इसीलिए प्रभावकारी संचार के लिए सबसे पहले सूत्र ये है कि जिससे हम संचार कर रहे हैं, जिससे हम संवाद कर रहे हैं, उसको ये एक्नॉलेज करना कि ये भी मेरे जैसा ही है। और इसके अंदर भी जितनी भावनाएं मेरे अंदर हैं उतनी भावनाएं इनके अंदर भी हैं। जैसे हमें कुछ चीजों से प्रसन्नता होती है तो उनको भी होती है, किन्हीं चीजों से हमें अगर अवसाद होता है तो दूसरे को भी होता है। तो देखने में छोटे हैं, मतलब उम्र में वो अभी शैशव काल में हो, किशोरावस्था में हो, लेकिन उनके अंदर जितने भी भावनाएं हैं वो भावनाएं हमारे जैसे ही हैं। तो इसमें जो आत्मानां प्रतिकूलानि परेशान समाचारित वाला जो सूत्र होता है यहाँ बहुत सांदर्भिक हो जाता है। जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते तो वो दूसरों के ऊपर भी हम ना करें। सबसे पहले ये इससे प्रभावी संचार की प्रारंभ होता है। तो प्रभावी संचार के लिए जैसे कहा कि तो भाव, तो स्थायी भाव जो हैं हम में, आप में, दूसरे में सब समान है,
लेकिन ज्यादातर वो होते क्या है, वो सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। और जो बाहरी परिस्थितियां होता है, जब भी कोई बाहरी परिस्थिति आता है तो वो बाहरी परिस्थिति उस सुषुप्त भावना को जागृत कर देता है। जैसे भय हमारे अंदर है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में हम भयभीत नहीं होंगे। लेकिन जैसे कि क्लासरूम में अगर आप बच्चे को डांट डपट देंगे तो वो भयभीत हो जाएंगे। और कभी कभार ये होता है कि जैसे हम रास्ते में चल रहे थे, अचानक से आगे हमें सांप दिखाई दिया और उसकी जीभ लपलपाने से तो वो होता है क्या है कि हमारे अंदर की जो डर है, जो भय है, वो जागृत हो जाता है। और उसकी कारण से हम भय की अनुभव करते हैं। हो सकता है कि ये जो हमारी पसीने भी छूट जाए, है ना। कई लोग क्या होता है कि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो अचानक से जो अंदर में सुसुप्त पड़ा हुआ भाव है, वो भाव बाहरी परिस्थिति से वो जागृत हो जाता है। इसीलिए क्लासरूम में हमें अगर उसकी वातावरण विद्यार्थी के लिए, छात्र छात्राओं के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाना है, तो हमें उनके लिए माकूल, उनके लिए अनुकूल परिस्थिति वहां सृजित करना है। जैसे देखने में बहुत सामान्य बात है, अगर आप एक हंसमुख व्यक्ति हैं, अगर आप बच्चों को देखते हुए पहले आप स्वयं भी उनका अभिवादन कर दें, उनका वो ग्रीट कर दें और उनसे हंसकर आप बोलेंगे, तो इससे प्रारंभ में ही एक तरह से बहुत अनुकूल माहौल संचार के लिए बन जाता है। लेकिन अगर आप प्रारंभ में ही एक भयानक रस की अवस्था सृजना अगर आप वहां कर देंगे, भयभीत आप करना चाहेंगे, तो वो तो भयभीत हो जाएगा। तो क्लास में किस तरह की संचार परिस्थितियां, संचार संदर्भ कायम करना है, वो उसमें शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होता है। इसमें भी हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारी ये है कि उसमें थोड़ा अंतर आ गया हो, फिर भी आचार्य देवो भव, और जो गुरुजन हैं, जो शिक्षक हैं, जो संत महात्मा हैं, महंत हैं, उन सब लोगों को अपने से ऊंचा मान के उनका सम्मान करना चाहिए। इस तरह की वातावरण, जो बड़े बुजुर्ग हो उनको मानना चाहिए। इस तरह की जो वातावरण से क्या होता है कि वहाँ एक तरह से जो सोपान होता है, जो शक्ति संरचना की सोपान होता है, उसमें पहले से ही जो छात्र छात्राएं होते हैं, आपसे थोड़ा वो नीचे पायदान में वो रहते ही हैं। अगर आप उनको ज्यादा बल प्रयोग करके उनको जैसे डांट डपट के या छड़ी दिखा के या इस तरह से अगर आप व्यवहार करेंगे, उससे क्या होगा कि जो एसिमेट्रिकल रिलेशन है उसमें ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और जो आपकी भावना और उसकी भावना में जो एक कनेक्टेडनेस, जो संबद्धता होना चाहिए था, शायद वो हो ना पाए। इसीलिए जो अंदर में हो सकता है कि आप के पास बहुत ममता, उसके लिए बहुत स्नेह हो, अगर उसको आप प्रकट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका रसास्वादन उसको नहीं हो पाएगा। तो प्रकटित करना जरूरी है। ये दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप अपने छात्र छात्राओं को आप ये महसूस कराएं कि आप उनका केयर करते हैं, उनके लिए सोचते हैं, उनको आप स्नेह करते हैं। और उसको दिखाने की कई सारी तरीकाएं वो होते हैं। आप उनको कभी होता है ना, पाठ्यक्रम से बाहर हट के कोई कथा सुनाएं, कोई गीत उनसे गवाएं, या आप स्वयं, अगर आपका गला अच्छा है तो आप स्वयं वो प्रस्तुत करें। कभी कभार उनको कोई खेल से, है ना, उससे आप उनको एंगेज करें। और उनमें से हो सकते हैं कि किन्हीं विद्यार्थियों को चित्रकला में उनकी रुचि हो, तो थोड़ा कभी उस दिन का हीरो उसको बना दीजिए।
कभी कभार किसी विद्यार्थी को जो क्लास में सबसे अंतिम पंक्ति में बैठता हो तो भी, क्लास में ज्यादा नहीं बोलता हो तो भी, क्या होता है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता तो होता ही है। तो आप उस विशेषता को लेकर उसके लिए थोड़ा जो प्रोत्साहन आप कर दे। हम जैसे यहाँ परीक्षण करते हैं कि हमने विद्यार्थियों की जन्मदिन की रिकॉर्ड स्वयं लेना और उनकी जन्मदिन में आप बोल दें कि आज फला की जन्मदिन है और हम सब तालियां बजा के इसकी स्वागत करें। तो इतनी छोटी सी बातों से उनमें इतना ज्यादा प्रसन्नता वो आता है, इससे वो आपसे जुड़ जाता है, वो कनेक्टेडनेस होता है। तो इसी चीज को लेकर हमारे यहाँ ये इतनी सारी, जैसे आप उपनिषद में जाएंगे तो क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि आप जैसे खाते हैं, जैसे पीते हैं और जिससे आपका बस उठना बैठना होता है, उसी तरह की आपकी शारीरिक और मानसिक विकास हो जाता है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर का विभू मतलब उसका मालिक आप कह सकते हैं, मन को माना गया है। और मन का जो मालिक है उसको माना गया है आत्मा को। तो कम से कम आप एक विशिष्ट परिस्थिति में आप रहेंगे तो आप बच्चों को आदि भौतिक मतलब उनकी शारीरिक साफ सफाई, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक सुख और कष्ट से भी एकोमोडेट करने की जो तरीका होता है वो आप बता सकते हैं। उन लोगों को आप मानसिक रूप से कैसे स्वस्थ रहें, कैसे प्रसन्न रहें, कैसे ईर्ष्या, द्वेष, इन चीजों को वो बाहर निकालें, मतलब इससे वो प्रभावित ना हो जाएं, उसके लिए आप बहुत फैसिलिटेट कर सकते हैं। और हमारे जैसे नेपाल और भारत जैसे समाज में उनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि से भी उनका थोड़ा सा आध्यात्मिक झुकाव ज्यादातर में होता ही है। तो अगर आप उसको अच्छी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे तो इससे क्या होगा, क्लासरूम की जो वातावरण होता है वो भी अच्छा हो जाएगा और जो विद्यार्थी है उसमें सद्गुण के लिए एक अच्छा माहौल भी बन जाएगा। तो इसमें हमारे शास्त्रों में हमारे अनुसंधानकर्ताओं ने ये कहा है कि अगर आप कॉमन कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट, समान संचार वातावरण अगर आप कायम कर पाएंगे तो उससे क्या होता है कि ज्यादा प्रभावी संचार हो जाता है। जैसे इसमें बहुत बड़ा रोल होता है भाषा की। अभी जैसे भारत में भी नई शिक्षा नीति आ गई है और इसमें एक बहुत अच्छी चीज वहाँ की सरकार ने ये किया है कि अब जो शिक्षा है वो मातृभाषाओं में वो दिया जाएगा। इसमें एक रिसर्च हुआ है, मैं आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि संसार में सबसे अच्छे करने वाले जो देश है जिनको विकसित कहा जाता है उनकी रिसर्च किया गया और जो सबसे नीचे पायदान पर है उनकी रिसर्च किया गया। तो इसमें पाया गया कि जैसे 20 सबसे अच्छे करने वाले देशों में से 16 देशों में नॉन इंग्लिश से अलग भाषाओं में वहाँ की शिक्षा दीक्षा होती है और जो 4 देशों में इंग्लिश में शिक्षा दीक्षा होता है इसलिए कि इंग्लिश वहाँ की मातृभाषा है इसलिए। और संसार में सबसे नीचे पायदान पर होने वाले 20 देशों की अगर रिसर्च किया जाए तो एक तरह से कहा जाए तो 20 में 20 देशों में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में विदेशी भाषाओं को, इंग्लिश को खास करके उसको लिया गया था। तो इसकी वजह से ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। नेपाल भी, भारत भी, पाकिस्तान भी, आप देखेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हम जो पास पड़ोस में है ना, हम लोगों की बहुत अच्छी अवस्था नहीं है। सभ्यता की हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से हमारे यहाँ बहुत गौरवशाली परंपरा रहा है। तो लेकिन हाल में अगर हम देखेंगे तो जीडीपी के हिसाब से देखेंगे, हेल्थ स्टैंडर्ड के हिसाब से देखेंगे, बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके हिसाब से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ करना है। और इसमें सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव किन चीजों ने किया तो ये पाया गया है कि भाषा उसमें बहुत एक असरदार
कारण रहा है। और इसलिए सरकार जो भारत की सरकार ने मातृभाषा में अब शिक्षा देने की जो नीति लिया है वो एक बहुत ही अच्छी दिशा में वो एक बहुत अच्छा पहल के रूप में मैं देखता हूँ। हमारे यहाँ नेपाल में भी पहले ज़्यादातर जो शिक्षा होता था नेपाली भाषा में होता था, लेकिन कुछ दशकों से हाल ही में इंग्लिश में ज़्यादा झुकाव यहाँ भी वो दिखने को मिल रहा है। और यहाँ के जो विद्वतजन है अभी मातृभाषा के लिए और यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है नेपाली भाषा उसको ज़्यादा तरजीह दिया जाए, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाए, इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आज की जो विषय वस्तु है इसकी सांदर्भिकता क्या है? इसका सांदर्भिकता है कि अगर आप अपने विद्यार्थियों से उनकी भाषाओं में, आपकी और उनकी एक ही है तो बहुत अच्छा हुआ, अगर आपकी और उनकी भाषा में थोड़ा अंतर है तो थोड़ा सीखने की जो ललक है ना वो हम में भी होना चाहिए। जो लखनवी हिंदी, दिल्ली वाली हिंदी और अगर आप जाएंगे मालवा क्षेत्र की हिंदी, उसमें थोड़ा अंतर है ना, हिंदी है फिर भी थोड़ा अंतर है। कहीं अवधि की ज़्यादा वो पैठ है, कहीं भोजपुरी की होगी, कहीं उर्दू थोड़ी बहुत वहाँ आ गया होगा। तो अगर हम उसमें जो मुहावरे हैं वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के मुहावरे चलते हैं, तो अगर हम कौन से पृष्ठभूमि से हमारे विद्यार्थी आते हैं उनकी पृष्ठभूमि को जानकर, वो जो घर में जानते हैं, उनकी समाज में जो देखते हैं, उसको अगर हम क्लासरूम की परिचर्चाओं में शामिल कर देंगे तो उनके लिए न सिर्फ ये सहज रहेगा बल्कि ये सुरुचिकर भी रहेगा। ज्यादातर हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, हम पढ़ाते हुए हम स्वयं इसको अनुभव करते हैं कि जो वो क्लासरूम में पढ़ते हैं, जो उनकी पाठ्यक्रम में है और जो उनके आसपास में है, जो उनकी घर में है, उनकी समुदाय में है, उनकी पंचायत में है, उसमें बहुत अंतर है, इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम शिक्षकों की ये भूमिका रहती है कि हम उदाहरण के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ देखेंगे, जैसे भागवत, श्रीमद् भागवत आप लेंगे, वो तो 7 दिन तक उसकी कथा होती है, आरती होती है, लेकिन उसकी सार क्या है, उसमें चतुश्लोकी भागवत आता है, मतलब 4 श्लोक का जो उसका गूढ़ रहस्य है उसको बताने के लिए 7 दिन तक चलने वाली कथाएं हमारे यहाँ, उस परंपरा, ऐसी परंपरा हमारे यहाँ है। तो अगर सामान्य जन हो जिनको बहुत गूढ़ जो ज्ञान है उसको कथा के माध्यम से, मुहावरे के माध्यम से, गीतों के माध्यम से समझ में आ जाता है तो वो करें। इसलिए कबीरदास के, रविदास के, तुलसी के जो दोहे बने वो किस लिए बने? इसीलिए बने, नहीं तो ज्ञान तो पहले से वहां वेदों में ही थे ना ज्ञान, तो उनको जानने के लिए हमारे यहाँ इतने सारे किया गया है। इससे हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक हमें दिया गया है सिर्फ उसी में, वो करिकुलम में ही हम सीमित ना रहें। करिकुलम में जितना चाहिए वो तो देना ही चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके लिए फिर जो परीक्षण होता है, जो एग्जामिनेशंस होता है, उनका इवैल्यूएशंस होता है, उसमें तो उसका आधार होता ही है, लेकिन हम सिर्फ उसमें सीमित ना रहें। उसको समझने के लिए उससे ज्यादा जो चाहिए हम विविध तरह से, खेलों के माध्यम से, कथाओं से, कहानियों से, मुहावरों से, अन्य एक्टिविटीज, उससे भी हम दे सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि आपको अपने विद्यार्थियों को एक मतलब टारगेट के रूप में नहीं लेना है कि यहाँ मेरे पास लबालब ज्ञान भरे पड़े हैं मेरे मस्तिष्क में और मैं इसको उड़ेल दूंगा और वो वहाँ एक रिसीवर जैसे टारगेट होता है तो उसकी तरह है और वो उसको समझ जाएंगे, उनको लेना ही है। इस तरह से अगर हम लेंगे तो बहुत प्रभावी संचार नहीं हो पाएगा। हमें ये समझना है कि वो भी हम जैसे ही मनुष्य हैं, उनके अंदर भी हमारी जैसी ही भावनाएं हैं, लेकिन उनकी और हमारी बाहरी परिस्थितियां जो हैं वो अलग हैं। जैसे उम्र में अंतर है, पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर है, हो सकता है कि भाषाई भेद हो
हो सकता है सांस्कृतिक हिसाब से उनकी और हमारी संस्कृति में थोड़ा सा अंतर हो, तो इस हिसाब से और उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि हो वो अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, और अलग अलग विद्यार्थियों की जो रुचि होता है, जो सहज उनकी प्रवृत्ति होता है, उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, क्योंकि ये सब निजात्मक चीजें हैं, ये पर्सनल सब्जेक्टिव ये बातें हो जाते हैं। तो अगर हम उनको थोड़ा समझने की प्रयत्न करेंगे और उनकी भावनाओं को समझ के प्रयास करेंगे, तो उससे एक जुड़ाव महसूस हो जाएगा। लेकिन वो जुड़ाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे एक विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी में हम अंतर करने लगे। इसमें निष्काम कर्मयोग वाली जो अवधारणा है वो यहाँ सांदर्भिक हो जाता है। मतलब वो सब समान तो हैं, लेकिन हम उनमें अटैचमेंट की हिसाब से उनकी परीक्षण में उनके लिए जो हम व्यवहार करते हैं उसमें पक्षपात वाली ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। किसी विद्यार्थी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि क्लास में फला जो लड़का व लड़की है वो हमारी टीचर के फेवरेट है। तो अगर इस तरह की भावना उनमें जाएगा तो इससे एक ईर्ष्या की, एक द्वेष की भावना वहां जाएगा। बल्कि शिक्षक को होना चाहिए कि एक आईने की तरह, आईना कैसा होता है कि जो कोई भी आदमी देखेगा तो उसे लगता है कि वो आईने में जो छवि है ना वो उसी की तरफ देख रहा है। तो इस हिसाब से जो विद्यार्थी, जो छात्र छात्राएं हैं, अगर आपसे संवाद करें तो उन्हें लगे कि मैं बहुत स्पेशली ट्रीट किया जा रहा हूँ, मुझे बहुत, मेरे जो शिक्षक व शिक्षिका हैं मुझे बहुत पसंद करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसे, जैसे पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो कई सारे जो पेडागोजी हैं, कई सारे जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो आपको सिर्फ जो पाठ्यक्रम है उसमें रहकर ज्यादा अटैचमेंट ना होना, पर्सनल बातों में नहीं पढ़ना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहने वाले भी हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे यहाँ वैसा नहीं है। अगर नया कोई आदमी आ जाए तो भी उससे हम पूछते हैं कहाँ से हैं, मतलब क्या, और समहाउ हम उनसे अपने क्या कनेक्शन है वो हम ढूंढना चाहते हैं, और उससे हम आपस में जो जुड़ाव होता है उसको महसूस करते हैं। और अब संचार में क्या होता है कि जो प्रभावी संचार है उसको प्राप्त न होने में विविध कारण हो जाते हैं, और उसको हम नॉइजेस या बैरियर्स, या हिंदी में, नेपाली में, संस्कृत में कहा जाए तो दोष हम कहते हैं। अगर दोष ज्यादा हो तो प्रभावकारिता कम होगा, दोष कम हो तो प्रभावकारिता ज्यादा होता है। दोष किस तरह से आता है? दोष की कई सारी कारण वहां होता है, लेकिन हम कह सकते हैं कि उनको हम एक तो जो प्रविधि तकनीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से आने वाला, खास करके जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस करते हैं तो उसमें अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छा ना हो, और किसी की जो लैपटॉप और मोबाइल फोन से कर रहा है तो उसमें कोई खराबी हो, तो इस वजह से जो हम कह रहे हैं, हम जो दिखा रहे हैं, विद्यार्थी उसको नहीं ले पाए, ऐसा भी होता है। तो ये तकनीकी कारणों से होता है। एक होता है वातावरण, जो इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हम क्लासरूम में हैं लेकिन बाहर बहुत ऊंची आवाज में बैंड बारात वो जा रहा है, तो क्या होता है कि वहां हम केंद्रित नहीं हो पाएंगे। तो ये बाहरी कारणों से हो गया। और इसमें क्या होता है कि फिर जो मानसिक कारणों से, उसमें भाषा की भी बात आती है, किसी की उच्चारण की समस्या होती है वो भी उसमें आता है, और किसी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि, जैसे कि घर में अगर माँ बाप बहुत ज्यादा वो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर की वातावरण ही बहुत अच्छा नहीं हो, तो जो बच्चे होते हैं वो मानसिक स्ट्रेस में, वो तनाव में रहते हैं। और क्लास में भी आप पढ़ा रहे हैं
दिखने में तो वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उनका जो मनस्थिति होता है उसमें केंद्रित नहीं होता है। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो संचार के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने देती, प्रतिकूल परिस्थितियां वहां होता है। तो हो सकता है कि कई शिक्षकों को ये लगे कि ये तो बहुत बड़ा बर्डन है, हम तो एक मतलब जागीर कर रहे हैं, हमारी ये जॉब है, निश्चित समय से निश्चित समय तक हमें पढ़ाना है, तो हम इतने ज्यादा पचड़े में काहे को पढ़े, ये भी सोच आ सकता है। लेकिन अगर हम थोड़े से भी फैसिलिटेट कर देंगे तो उससे कम से कम जो छात्र छात्राएं होते हैं वो घर की परिस्थिति और क्लासरूम की परिस्थिति, विद्यालय की परिस्थिति में वो फर्क महसूस करेंगे और घर में जो भी परिस्थिति हो उसको भूलकर वो विद्यालय में थोड़ा जो आनंद की, खुशी की वो महसूस करते हैं। तो हमें फिर शिक्षक के रूप में हमें देखना है कि वहाँ जो बुलिंग का जो समस्या होता है, क्या होता है कि जो छात्र छात्राओं में उनमें से कोई उद्दंड होते हैं तो दूसरों को परेशान करते हैं, कि अगर हम अच्छी तरह के संचार वातावरण कायम कर पाएंगे तो वहाँ क्या हो रहा है आपको नियमित रूप में उसका जानकारी मिलेगा और आपकी थोड़ी सी पहल से जो वहाँ की कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट है, जो संचार की वातावरण है, उसमें आसमान जमीन का अंतर वहाँ आ सकता है। तो इसलिए अगर हम कहेंगे तो क्या है मतलब सीख प्रभावी संचार के लिए, तो इन बिंदुओं में मैंने कहा कि आपको संचार में नकारात्मक असर करने वाले या उसको दोष जो कहेंगे वहाँ कोई दोष फैक्टर तो नहीं है, इसके लिए सदैव चौकन्ना रहना है, मतलब सावधान रहना है और अपनी तरफ से उसको अगर कम कर पाएंगे तो उससे प्रभावी संचार में ज्यादा आपको मदद मिलेगा। तो सबसे पहले मैंने ये उल्लेख किया कि विद्यार्थी को एक मानव, अपने जैसा ही भाव वाला, अपने जैसे ही अनुभूति कर सकने वाला व्यक्ति के रूप में पहचान करना प्रभावकारी संचार, क्लासरूम में प्रभावी संचार की प्रस्थान बिंदु है। और फिर दूसरी बात मैंने ये कहा कि अंदर से हम सब समान अनुभूति सहित रहते हैं, समान भाव हमारे पास होते हैं, जिनको विज्ञजनों ने 9 भावों में और उससे जुड़े हुए 9 रसों में कहा। तो 9वां जो रस मैंने कहा अभिनव गुप्त ने उसमें जोड़ दिया है। तो इन सब हिसाब से हम समान हैं, तो भी बाहरी परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल, बाहरी परिस्थितियों में उस भाव से संबद्ध घटना परिघटना की उपस्थिति या अनुपस्थिति से हमारे अंदर वो भाव जागृत होंगे या नहीं होंगे ये निर्धारित होता है। कई भाव जो होते हैं हमारे अंदर ही सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियां मिलते ही वो जागृत हो जाते हैं। तो अगर आपको हैप्पीनेस कम्युनिकेट करना है, एक खुशनुमा वातावरण, आप जो समाज में खुशियां की मात्रा बढ़े इसके लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं उसका बुनियाद क्या है? आप शिक्षक के हिसाब से कहा जाए, समाज के हिसाब से कहा जाए तो परिवार, जो घर होता है वो सबसे बुनियादी इकाई है। लेकिन आपके हिसाब से, आप चूंकि शिक्षक हैं, आपके हिसाब से सबसे बुनियादी इकाई क्या है? वो आपका क्लासरूम है। तो क्लासरूम में अगर आप खुशनुमा वातावरण रख पाएंगे, क्लासरूम में अगर आप विद्यार्थियों को एहसास करा पाएंगे खुशी क्या है और किस तरह से खुशी बढ़ता है, उसको बाद में जो आध्यात्मिक चिंतन, उस अभिमुखीकरण के हिसाब से सच्चित आनंद तक ले जाने की हमारी पद्धति है, वो बहुत दूर की बात हुई। एक तरह से कहा जाए स्वाभाविक है, फिर भी इस आपाधापी में आप शायद उतने तक ना पहुंच पाए।
लेकिन आप ये कर सकते हैं कि क्लासरूम में उसकी झलकियां कि कैसे कैसे प्रतिकूल परिस्थिति में प्रतिकूल भाव उद्वेलित हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अनुकूल भाव वो जागृत होते हैं और उससे जो स्वादन वो अनुभूति होता है वो एक सुखद अनुभूति होता है। अगर आप वो कर पाएंगे तो इससे आप 2-3 उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। एक तो आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होगा वो बहुत ही सुखद होगा और जो छात्र छात्राएं हैं उसमें उपस्थित होने के लिए वो चाहेंगे, न कि उससे मतलब कई बार ये देखा जाता है कि छात्र छात्राएं क्लासरूम में जाना ही नहीं चाहते, वो उस शिक्षक से मतलब उनके आगे पढ़ना ही नहीं चाहते। वो तो प्रतिकूल परिस्थिति हुई। लेकिन अगर आप अनुकूल परिस्थिति करेंगे, एक खुशनुमा वातावरण वहाँ कायम करेंगे तो उससे जो सुखानुभूति होगी उसकी वजह से जो छात्र छात्राएं हैं आपकी क्लास में ना सिर्फ वो उपस्थित रहेंगे बल्कि बहुत सक्रिय वो प्रतिभागी रहेंगे और वहाँ जो चीज आप सिखाना चाहते हैं वो सीख भी पाएंगे। और उससे क्या होगा कि वो बाद में वो तो समाज में जाएगा। आज के जो विद्यार्थी हैं वो बाद में जाकर उन्हीं को फिर आप जैसे शिक्षक बनना है और कोई राजनेता बनेगा, कोई प्रशासन तंत्र में जाएगा, कोई पुलिस बनेगा, कोई आर्मी बनेगा, जो भी बनेगा, अगर ये आधारभूत हिसाब से अगर वो वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो इसकी समाज में बहुत अच्छी ये प्रभाव पड़ेगा। सरकार इसीलिए तो अनुभूति या हैप्पीनेस प्रोग्राम ला रही है कि लोगों को सिर्फ ये भौतिक सुख सुविधा विकास इससे ही नहीं होगा, लोगों को वहाँ अनुभूति भी कराना है। अनुभूति ऐसी चीज है कि जैसे पश्चिम में अभी मिनिमलिज्म का ये दौर चल पड़ा है। पहले क्या था? कंज्यूमरिज्म। जितना आप कंज्यूम करेंगे, जितना उपभोगवादी होंगे, आपके पास ब्रांडेड सामान हो तो उससे आपको खुशियां मिलेगी, सुख मिलेगी, इस तरह की दृष्टिकोण वहां था। हमारे यहाँ तो पहले से तेरह भुंजिता था। चाहे आप हिंदू पद्धति में जाएं, बौद्ध पद्धति में जाएं, जैन पद्धति में जाएं, वहां पर क्या है? त्याग के लिए न्यूनतम जो आवश्यकता है उसकी परिपूर्ति के लिए वातावरण बने। सारा योग क्या है? यम नियम अगर आप देखेंगे तो एक इंद्रिय निग्रह की एक सारी पद्धति यहाँ थी। तो कई सारे समाज में वैसी नहीं थी, लेकिन वो भी अब समझ गए कि इसकी कोई सीमा नहीं है, उपभोगवाद की कोई सीमा नहीं है। तो अब वहाँ मिनिमलिज्म, न्यून उपभोगवाद की वो धारणाएं चल पड़ी हैं। तो इस तरह की बातें अगर हम उदाहरण सहित हमारे जीवन में अगर विद्यार्थियों के लिए हम कम्युनिकेट कर पाएंगे तो इसका बहुत प्रभावी जो असर है वहाँ उनके जीवन में भी वो हो पाता है। लेकिन इसका आधारभूत ये है कि आप उनको एक संचारकर्ता के रूप में आप पहचाने और उनकी भावनाओं को समझ लें, अपनी भावना और उनकी भावनाओं में जो तादाद में है उनको समझ ले और फिर बाहरी परिस्थिति जो है अपनी तरफ से अनुकूल परिस्थितियां बनाएं। और फिर क्या है कि प्रभावी संचार के लिए कि जो वो समझते हैं, पहले एक दौर था कि जो संचार करने वाले हैं, जो जैसे शासन करने वाले हैं, मीडिया में भी जो स्टूडियो में बैठकर बोलने वाले हैं और अखबार में लिखने वाले हैं, उनको सर्वशक्तिशाली ये माना जाता था और जो सर्वसाधारण है वो उतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते थे तो संचार में। लेकिन अभी जो सिद्धांत है, अभी जो मान्यता है, उसके हिसाब से सबसे बड़ा है आपका जो टारगेट ऑडियंस, जो प्रापक होता है। जैसे यहाँ क्लासरूम कम्युनिकेशन में कहेंगे तो शिक्षक की अपनी महत्व है, लेकिन वहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो विद्यार्थी। और वो कैसे समझता है इस बात को, आप ये नहीं कह पाएंगे इस नए दृष्टिकोण से कि मैं पढ़ाता तो या पढ़ाती तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन ये जो विद्यार्थी हैं वो समझते ही नहीं, ये नहीं कह पाएंगे। अभी की दृष्टिकोण यह है कि उन जो प्रापक हैं, जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, वो कैसे समझे
उस तरह से बता पाना या न बता पाना आपकी योग्यता और अयोग्यता है। इसलिए आपको थोड़ा सीखना है कि किस भाषा में, किस लहजे में, किस मुहावरों के साथ कहेंगे तो वो समझ पाएंगे। तो थोड़ा ये चैलेंजिंग भी हो गया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी की इतनी विस्तार हुआ है कि हम तो ज्ञान की विस्फोट की युग में हैं। अगर आप चाहेंगे तो इन सारी चीजों की उपलब्धता बहुत सहज है पहले से। आपको सिर्फ पाठ्यक्रम में सीमित नहीं रहना है, बल्कि आपको उसके लिए जितने भी उदाहरण चाहिए, संसाधन चाहिए, वो समाज से लेना है, बाहर से लेना है। और आप जिस पीढ़ी को पढ़ा रहे हैं वो कैसे समझते हैं, उस हिसाब से टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी रोल जो हो गया है। आपको उसमें मतलब आप भी अभ्यस्त होना चाहिए। और दूसरे भी उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो पृष्ठभूमि है, उनको भी आपको याद करना है, ये भी मैंने कहा। और अंत में इसमें प्रभावी संचार के लिए हमें ये याद करना है कि वहां जितने भी दोष हैं, दोष का मतलब क्या है कि जिन बातों से प्रभावी संचार ना हो पाए, जितने भी चीज हैं उन चीजों को आपको दूर करना है। पहले कहा कि जिन चीजों से कॉमन कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट बनता है, आप हो सकता है कि कई क्षेत्रों में आपको कृष्ण कथा कहने से ज्यादा आसानी होगा, कई क्षेत्रों में राम की कथा से आपको आसानी होगा, कई क्षेत्रों में आपको हो सकता है कि मतलब वहाँ की जो लोकगीत है, लोक संगीत है, उसकी तरफ जाना पड़े। और प्रविधि के हिसाब से जो इतनी सारी चीजें अब तो मतलब बच्चों ने देखा है, कार्टून की हिसाब से भी तो शायद भीम की बारे में, अति बलशाली कहना चाहिए तो भीम की बारे में या हनुमान की बारे में आपको जितना पता ना हो, उससे ज्यादा पता आपकी बच्चों को हो, ये भी हो सकता है। तो आपको वो भी देखना है। और फाइनली जिन चीजों से दोष वहां आ जाता है, आपको लगता है, आपको महसूस होता है, आपको ढूंढना भी चाहिए कि किन चीजों से वहां प्रभावी संचार नहीं हो रहा है, उसको दूर करने की हमारी प्रवृत्ति, हमारी प्रयत्नशीलता भी बहुत मायने रखता है प्रभावी संचार के लिए। तो संचार तो इतना विस्तृत, इतना बृहद ये विषय वस्तु है, तो हम कई दिन तक, 7 दिन तक, जैसे मैंने कहा ना सप्ताह, और देवी भागवत के लिए तो हम नवाहन 9 दिन तक हम कहते हैं, उस तरह से बोले तो भी ये खत्म होने वाला नहीं। संसार इस तरह से हमारे पास है, लेकिन कुछ बुनियादी सूत्र मैंने आप लोगों से कहा। इसमें हमारे जो परंपरागत, जैसे मैंने नाट्य शास्त्र की बार नाम लिया, उन जैसे शास्त्रों से प्राप्त ज्ञान भी मैंने आप लोगों से बांटा है। तो जो आधुनिक अनुसंधान किया गया है उसकी हिसाब से भी कुछ बात मैंने आप लोगों के समझ से रखा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है थोड़ा लंबा भी हो चुका है, तो मैं यहीं पे विराम दे रहा हूँ। नमस्कार। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि यस्तै रोचक भिडियोहरू हेर्नका लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर घन्टी बजाइदिनुहोला।